एलिमेंट है, एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, एक एलिमेंट नेचर में एटम के रूप में या मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट हो सकता है, कंबाइन करके एक कंपाउंड बना सकता है। कार्बन जो हम इस तरीके से लिखते हैं, ये एक एटम ऑफ कार्बन है या मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन? सर ये एक एटम ऑफ कार्बन है। और ये जो है एटम और मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। इज इट ये मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं है कार्बन? सी, सर क्योंकि कार्बन सर क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी चार इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन जो है इट इज मोनो एटॉमिक। ओके, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक। तो जब कोई मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक होता है, कार्बन इज मोनो एटॉमिक, ये मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, एटम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हीलियम, He, it is a atom of helium. Can I say it is a molecule of helium? हाँ सर। Why not? Difference between an atom and a molecule? Sir, an atom may or may not have an independent existence, but always take part in chemical reaction. Yes. Molecule? Sir, molecules have an independent existence, but do not take part in chemical reaction. इसको अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, एटम स्टेबल हो सकता है, स्टेबल नहीं भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल ही होगा। क्योंकि एटम स्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए वो रिएक्शन कर सकता है। जब अनस्टेबल रहेगा तो रिएक्ट करेगा, लेकिन मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको रिएक्शन करने का से कोई मतलब नहीं है, वो स्टेबल है। तो कार्बन, हीलियम, ओके, आर्गन, देखिए ज्यादातर जो ग्रुप 8 एलिमेंट्स हैं, 18th ग्रुप, दे आर ऑल मोनोएटॉमिक, नो? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सब मोनोएटॉमिक है। Ar2, Zn2 ऐसा तो नहीं लिखते, है ना? मोनोएटॉमिक है क्योंकि स्टेबल है। ये एग्जाम्पल है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, ठीक है? तो इसे आप या तो मॉलिक्यूल बुलाइए या एटम बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड तब बनेगा जब डिसिमिलर एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे। CH4 मीथेन इसे कंपाउंड, अलग अलग एलिमेंट कंबाइन किया। चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़े कि ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज ऐसे होता है, केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है, और एटॉमिक वेट भी होता है और मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। हाँ सर। और एक चीज होता है रिलेटिव एटॉमिक वेट।
है ना। जब रिलेटिव एटॉमिक मास सुने सर कहीं पे? एटॉमिक मास, तो ये सभी शब्द ऑलरेडी हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, डिस्क्राइब करने के लिए कि एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल का मास कितना है, वेट कितना है, ये बताने के लिए है हम लोग के पास। जब ये सब है तो ये मोल कहां से आ गया? इसको जब हम लोग पढ़ते हैं मोल, तो लगता है जैसे मॉलिक्यूल का शॉर्ट फॉर्म है। नहीं सर, 1 एटॉमिक मास अगर 1 AMU है तो 1 मोल भी 1 मोल ही होता है सर। जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही मोल होता है सर। है क्या ये मोल? सर सर ये सर रेशियो है सर, प्रपोर्शन है सर। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ऑफ व्हाट एंड व्हाट? सर क्या बोल सर, प्रपोर्शन ऑफ सर एटॉमिक मास। जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग जब बोलते हैं तो किसको स्टैंडर्ड लेते हैं? किस एलिमेंट को स्टैंडर्ड लेते हैं? रिलेटिव है ना, रिलेटिव एटॉमिक वेट रिलेटिव है, तो रिलेटिव टू व्हाट? स्टैंडर्ड किसी को लिया हमने? आज की डेट में किस एटम को हम लोग स्टैंडर्ड ले रहे हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के लिए? सर हाइड्रोजन। 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। कार्बन 12। कार्बन, केवल कार्बन नहीं बोलना है, कार्बन 12। ओके, तो इसका यूनिट्स क्या होता है? हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या हम लोग कभी कभी बोलते हैं किलोग्राम, ग्राम, इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ सर। लेकिन ये मोल क्यों आ गया? ये सब तो था ही, तो ये क्यों आ गया? इसके पीछे यही बात है कि केमिस्ट्री में रिएक्शन जो हो रहा है इसमें कुछ रेशियो है, देखा गया कि कुछ रेशियो है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन is reacting with oxygen to form water. इस तरीके से एक बैलेंस्ड इक्वेशन बना। दिस इज ए केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि अगर आप 1 लीटर ऑक्सीजन गैस लें तो आपको 2 लीटर हाइड्रोजन गैस लेना होगा रिएक्शन करने के लिए, और तब जाके आपको 2 लीटर पानी मिलेगा। रेशियो है, प्रपोर्शन जो आप बोल रहे थे, प्रपोर्शन। अगर आप 1 लीटर ही हाइड्रोजन लेंगे तो क्या रिएक्शन होगा पूरा? नहीं सर। सर हो सर आधा सर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं गैस लॉ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, गैसेस डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ये चीज आपको पता है। हाँ सर, they take the shape of the container. अगर आप जो कंटेनर में गैस को रखिए उतना। अब हमारा ये कहना है कि
1 लीटर का एक डिब्बा है और इस डिब्बे को हमने रख दिया एक बड़े से बंद डिब्बे में जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस। उसी तरीके से एक और बड़ा बंद डिब्बा है जिसमें ऑक्सीजन गैस, और इसके अंदर हमने रख दिया इस 1 लीटर का खाली डिब्बा। इस 1 लीटर खाली डिब्बे में और इस 1 लीटर खाली डिब्बे में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरा हुआ है, क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे या अलग होंगे? आपको क्या लगता है? सर हमको सेम लगता है। प्रेशर, देखिए प्रेशर टेम्परेचर सब बराबर, उसमें कोई फर्क नहीं है। सर सेम होगा सर। सेम होगा, अच्छा। हाँ सर सेम होगा। सेम ऑल ऑफ यू। क्यों सेम होगा? सर सेम होगा। क्या गैस और गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस whether they are having attraction, negligible बोलते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर इन द सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट में अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, गैस स्टेट में तो अट्रैक्शन ना के बराबर है, सब अपने आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, किसी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं। जब ये सिचुएशन बन जाता है तब ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो गैस का नेचर क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी हो सकता है। तो गिवन टेम्परेचर और प्रेशर जब रहेगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन द गिवन कंटेनर। ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन है जहां पे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। यहां हम लोग मास की बात नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट ना, केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों? ये जो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट है, वो तो डिपेंड करेगा कि ये एलिमेंट कौन सा है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसको फर्क नहीं पड़ता वो नेचर ऑफ गैस क्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग गैसेस के बारे में बोल रहे हैं और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर। अच्छा, ओके, हमको लगा कि कोई। अब हम लोग देखते हैं कि जो गैस के बारे में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सर पिछले साल था सर बुक में, लेकिन हम पढ़े ही नहीं थे। हाँ, विल रिवाइज वंस अगेन। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और उसके बाद गैस इक्वेशन। ओके, ये 3 चीज हम लोग देखेंगे। बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम लोग के कांस्टेंट जब लगाएंगे, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये P1 V1 क्या है, P2 V2 क्या है? P1 V1 कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है। ये दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट रहेगा, दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, then what you are keeping at a constant temperature.
when the temperature is constant, the product of pressure and volume in the two different conditions will be the same only. Charles law, V1 by T1 ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू दूसरे कंडीशन में भी इसका जो रेशियो है वो सेम रहेगा, इट इज ए कांस्टेंट, द रेशियो इज कांस्टेंट. ओके, वी आर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट. चार्ल्स लॉ, गैस लॉ, इन दोनों को कंबाइन करके बना रहे हैं. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. This ratio of the product and volume divided by the temperature is a constant. Okay. तो अल्टीमेटली बायोल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, गैस इक्वेशन हो, सब एक ही बात बोल रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, ओके, वो हम लोग देख रहे हैं. क्या इधर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कोई बात है इसके बारे में? कोई बात नहीं, कोई मतलब ही नहीं है. लॉ है, बायोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस कोई भी ले लो, नो प्रॉब्लम. तो ये बात है कि नेचर ऑफ गैस से कोई लेना देना नहीं है, ये एक लॉ है. जब तक वो एक गैस स्टेट में है मॉलिक्यूल, ये लॉ को फॉलो करेगा. हम लोग जब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो जो कंडीशंस है टेम्परेचर का, प्रेशर का, इसके लिए एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, एक रेफरेंस की जरूरत. क्वेश्चन जो आएगा उसमें तो लिखा रहेगा ना कि इस रिलेशन से बनाइए, इस लॉ से बनाइए. नहीं, उसमें आपको यह बताया जाएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम कितना होगा, इस टाइप से. तो उसमें आप समझ जाओगे कि ये वाला इक्वेशन हमको उसमें अप्लाई करना है. ओके, सो वी विल सी सम ऑफ दिस इक्वेशंस आल्सो वी विल सी. ओके, सो ये जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्लास 9th का ही चीज, इसको बस बता दिया गया एक बार. लेकिन इसके पीछे मेन कारण क्या है? यही कि आप कोई भी लॉ ले लो, इसमें हम ये नहीं बोलते कि नेचर ऑफ गैस क्या है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो क्वेश्चन में जनरली ये दिया रहता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन, और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज इक्वल टू 760 mmHg. ओके, तो अगर इक्वेशन में mmHg है, क्वेश्चन में mmHg है, तो आप दूसरे साइड भी mmHg वाला ही यूनिट्स फॉलो करेंगे. ओके, यहाँ पे मेन यूनिट्स सर एटीएम क्या है सर? एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर, हम लोग जो नॉर्मल प्रेशर फील कर रहे हैं अपने बॉडी के ऊपर, एटमॉस्फेयर के कारण, ग्रेविटेशन के कारण, इसको हम लोग स्टैंडर्ड ले रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग स्टैंडर्ड ले रहे हैं. जिस तरीके से वाटर में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज हाउ मच? ऐसे ग्रेविटी जो है वो तो 9.8 लेते हैं सर. 9.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर सर is 1, is taken as a standard, that is 1. सर अभी तो पढ़े ही नहीं है. हाँ, ठीक है, स्पेसिफिक वहां पे हो गया. स्पेसिफिक, जहां पे भी शब्द आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, तो वो इन रिलेशन टू वाटर या कोई एक चीज हो गया. यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम लोग बोल रहे हैं,
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हो गया कि जो हम लोग प्रेशर नॉर्मल अर्थ के ऊपर फील कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम लोग जब मर्क्यूरी का एक कॉलम यूज करते हैं तो वो कॉलम में रीडिंग कहां तक जाएगा, 750 mm तक वो मर्क्यूरी ऊपर जाता है, ये प्रेशर के कारण, नॉर्मल प्रेशर के कारण। ओके, 760 mm है। सर मर्क्यूरी का स्केल सर 760 से भी ऊपर होता है। 760 mm है जी। वो जो बैरोमीटर होता है, जो कि प्रेशर नापने के लिए यूज करते हैं, बैरोमीटर है, तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो पुराने जमाने में क्या है कि लोग कैपिलरी यूज करते थे, यानी एक बहुत पतला ट्यूब, और उसमें मर्क्यूरी दे दिया, क्योंकि मर्क्यूरी बड़ा हेवी टाइप का मेटल है, लिक्विड फॉर्म में है, तो प्रेशर के कारण वो किस कहां तक का लेवल दिखा रहा है वो देखते थे। 760 mm है जी प्रेशर वो दिखाता था। तो इसको स्टैंडर्ड लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर रहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पूरी दुनिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलो करती है, अमेरिका केल्विन फॉलो करती है, 273 केल्विन। सर क्वेश्चन किसमें सर, सेल्सियस में रहेगा कि केल्विन में? दोनों दोनों दोनों, क्योंकि अमेरिका इज सुपर पावर, आपको करना पड़ेगा, दोनों सर ही कर रहे यहाँ हैं। पेज सर यहाँ पेज नंबर 70 में टेम्परेचर स्केल्स के पास एब्सोल्यूट 0 इज इक्वल टू 0 केल्विन और आ रहे हैं और आ सेल्सियस रहे तो हैं माइनस। आ रहे हैं। ओके, 1 by 1। सो यहां जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यही 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब केल्विन स्केल में लिखते हैं तो 273 डिग्री केल्विन। यहां डिग्री नहीं लिखा हुआ है लेकिन डिग्री बोलते हैं, 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर स्केल। ठीक, अब जो टेम्परेचर स्केल है तो एब्सोल्यूट 0, ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल 0। लेकिन एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या हो गया कि केल्विन स्केल में ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, दैट मींस 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, वो है एब्सोल्यूट 0। ये ओके नहीं है, ये 0 है और ये के फॉर केल्विन है, 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन में कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने पे 273 केल्विन है, और जब ये 0 हो जाएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बर्फबारी होती है या कश्मीर में, हिमाचल वगैरह में, तो -10 -20 तक जाता है, ठंडा शीतलहर जो वहां पड़ती है। अंटार्कटिका वगैरह जाओगे तो टेम्परेचर -30 तक भी जाता है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड बन जाता है, इसी को बोलते हैं ड्राई आइस। ये आइस में पानी नहीं होता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी को जमा देगा। लेकिन इससे भी नीचे जाते हैं हम लोग, -80 डिग्री को जाते हैं। सर -80 कहाँ पे होता है? ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। सर -40 डिग्री सेल्सियस में केल्विन और सेल्सियस स्केल बराबर हो जाता है टेम्परेचर। तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इस टेम्परेचर पे जैसे कि बोलते हैं ना कि कुछ टिश्यू है या कोई सीड्स है, जैसे एक तो प्रोजेक्ट है अंटार्कटिका में,
दुनिया के सभी बीज जो है, सीड्स, अलग अलग सीड्स, हाँ सर, हाँ हाँ सर, वहाँ पे रखा गया है ताकि अगर पूरा दुनिया खत्म हो जाए तो इंसान को नया मौका मिले वापस जनरेशन चालू करने का। मौका मिलना चाहिए। तो वहां पे टेम्परेचर जो मेंटेन किया गया, क्रायो प्रिजर्वेशन टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड। -80 डिग्री सेंटीग्रेड में मरता नहीं है पौधा। जर्मिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सीड डॉर्मेंट रहता है, मरता नहीं है। लेकिन आप जब उसको गर्म करोगे, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री बॉईल कर दोगे, तब वो कुक हो जाएगा, वो मर जाएगा। ओके, लोअर टेम्परेचर पे मरता नहीं है, वो क्या हो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन हो जाता है। लेकिन जैसे फिर आप टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाओगे, धीरे धीरे फिर वो वापस लाइफ में आ जाता है। अचानक अगर बढ़ा दोगे तब तो दिक्कत है। तब तो सेल के अंदर जो फाइन क्रिस्टल्स ऑफ आइस बना है, वो तेज रेजर के जैसा जो है ना, सेल को काट देगा, वो सेल बर्स्ट हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। ओके, तो ये एक प्रिजर्वेशन का तरीका है। -80 डिग्री, हजारों साल तक आप प्रिजर्व कर सकते हो -80 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसके नीचे भी जा सकते हैं। -80 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करने के लिए हम लोग जो लैब में काम करते थे, -80 फ्रीजर रहता है, वहां पे रखते हैं। अब जैसे कि ये वैक्सीन आजकल बन रहे हैं, ये जो वैक्सीन हैं, इनमें से अमेरिका का 2 वैरायटी ऑफ वैक्सीन था, जिसमें कि उसको -80 डिग्री फ्रीजर की जरूरत है। इंडिया नहीं लिया उसको। भैया हम ये क्या 50-60 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया के फ्रीजर ही खरीदते रहेंगे तो हम वैक्सीन क्या बेचेंगे, है ना। तो हम लोग जो वैक्सीन यूज कर रहे हैं उसको इतना लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। इससे भी आप डाउन जा सकते हो टेम्परेचर, लेकिन जब आप टेम्परेचर घटाते हो तो आपको सिस्टम के अंदर से एनर्जी निकालना पड़ता है ना, इसमें से हीट निकालना पड़ता है इस सिस्टम के बाहर। तो आपको पावरफुल मोटर लगा के, कंप्रेसर मोटर लगा के इसका हीट जो है कंटिन्यूअसली निकालना है सिस्टम के अंदर से, बहुत एनर्जी लग जाता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन, ये जो टेम्परेचर है, ओके लिखने में ओके लगता है, लेकिन ये बन नहीं सकता है। ओके, हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना एनर्जी हम लोग लाएंगे कहां से, जबकि सब मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाता है। इस स्टेट पे जो है इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो दैट इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन। चलिए नेक्स्ट, गाइलुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। combining volumes, साइंटिस्ट गेलुसाक लॉ क्या है, कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का लॉ है। यानी वॉल्यूम्स को हम लोग कंबाइन करेंगे। कब की बात है, 1805, बहुत पुरानी बात, मतलब डाल्टन जी महाराज के समय का बात है। एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट मॉडल चल रहा था उस समय। तो व्हाट इज हिज ऑब्जर्वेशन? सिंपल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which react together to form water. 1 liter of oxygen requires 2 liters of hydrogen to form 2 liters of water vapor. He found oxygen and hydrogen react in a ratio that is 1:2 by volume.
When he extended this study to the volume of other reactions, he noted similar simple relationships are there. So what did he generalize? These as the law of combining volume of gases. आपको अगर याद होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस एक था. The atoms will combine with each other in simple ratios. ये उनका कहना है. तो कहां से लेके आया डाल्टन ये वाला पॉइंट? अपने डाल्टन से एटॉमिक थियरी में यहां से लेके आया. गए-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम से उसने उठाया. एक्सपेरिमेंट उसने नहीं किया था, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया, डाल्टन ने भी, लेकिन बाकी सब उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनके भी रिजल्ट्स को लेके उसने अपना थियरी प्रपोज किया. तो उसमें atoms react with each other in simple ratios, whole numbers. Okay, because atoms are indivisible. आधा एटम रिएक्ट करेगा, आधा एटम रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता. ओके, ये चीज उसको कहां से मिला? यहां से मिला. Gay-Lussac's law of combining volume. When gases react, they do so in volumes which bear simple ratio to one another and to the volume of the gaseous product, provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure. बहुत घुमा फिरा के ये लिखा है. सिंपल चीज क्या है इसमें? गैसेस जब रिएक्ट करेंगे वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे और वो वॉल्यूम एक फिक्स्ड रेशियो में रहेगा. सिंपल रेशियो. यहां पे सिंपल रेशियो क्यों बोला? जस्ट रेशियो भी बोल सकता था ना. सिंपल रेशियो का क्या मतलब हुआ? सर रेशियो में सर 1:2:3 भी हो जाता है. सिंपल रेशियो सिर्फ दो क्वांटिटीज के बीच में होता होगा. नहीं सर, सिंपल रेशियो मतलब वो उसके आगे अब और नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है. इसका मतलब इसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं है. हाँ 1.2:1.7 रेशियो. अरे बाप रे क्या है ये सब यहां नहीं होता. यहां पे रहेगा या 1:2, बस सिंपल रेशियो. इसमें कोई डेसिमल फ्रैक्शन वाला हिसाब नहीं है. यही चीज ये बोल रहा है. तो ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि देखो आप देखो 1805 में क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन ये बाबू साहब ने क्या किया, सिंपल, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया. भाई 1 लीटर ये चाहिए, 1 लीटर ये चाहिए, तभी रिएक्शन पूरा होगा, नहीं तो कुछ बच जाएगा. इसका मतलब है कि जब भी रिएक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर रेशियो में हो रहा है, सिंपल रेशियो में, वो भी ये चीज उसने पकड़ लिया, ये पॉइंट पकड़ लिया उसने, सिंपल एक्सपेरिमेंट से पकड़ लिया गैसेस के साथ रिएक्शन. और क्या बताया? when gases will react, they will react in volumes which will have the simple ratio to one another, and ये सब सेम टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में होना चाहिए. ये जो गाय-लुसाक्स लॉ है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस. एग्जाम में तो किसी भी साइंटिस्ट का नाम या उसका लॉ को एक्सप्लेन करने तो नहीं ना पूछेगा. लॉ पूछ सकता है कि भाई लिख दो, वो भी बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता है, जनरली नहीं पूछता डायरेक्ट लॉ लिखो, ये वो क्वेश्चन वैसा बहुत कम ही आता है. लेकिन हाँ, ये जो लॉ है, जो डेफिनेशंस है, उनको आप जरूर पढ़िए, उसको मेमोराइज कीजिए, क्योंकि डेफिनेशंस और लॉस पूछा जा सकता है, इसको आप पूरी तरीके से नहीं हटा सकते हो. लेकिन जनरली ये जो चैप्टर है ना, मोल कॉन्सेप्ट, इसमें आपको वो कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन रहेगा. ओके, रीजनिंग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बस ये ज्यादा रहता है इस चैप्टर में, ज्यादा